So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our chemistry class जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना प्यारा सा चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि मज़ेदार लग रहा होगा और भी मज़ेदार लगेगा जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और जहाँ तक है एक दो क्लास और लगेगी और मतलब थर्ड क्लास आज के बाद जो फर्स्ट सेकंड, ठीक है, सेकंड क्लास होने वाली है वो उसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें हम फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो आज और कल की क्लास में फॉर्मूले बहुत सारे हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से एटॉमिक मास निकलता है, किस तरीके से मॉलिक्यूलर मास निकलता है। ठीक है, तो इस सब चीज़ों को देख करके फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, फुल कंसंट्रेशन के साथ आ जाइए अपनी एनसीईआरटी पर और देखते हैं आज हमें यहाँ पर क्या डिस्कशन करना है। ठीक है, थोड़े थोड़े टॉपिक्स लेके चलने हैं। ठीक है, एक ही दिन में सब कुछ नहीं पढ़ना है भाई साहब, आराम से लेके चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहला आज जो अपना मेन टॉपिक होने वाला है वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन साहब को जानते होंगे, ठीक है, ये केमिस्ट्री में काफ़ी योगदान दिए हैं। तो इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी, एटम्स की थ्योरी दी थी, उसके कुछ पोस्टुलेट्स वगैरह हैं, उसको हम लोग पढ़ लेंगे। दूसरा है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। दूसरा अपना मेन टॉपिक रहेगा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, जिसमें 4 सब टॉपिक हैं छोटे छोटे से। पहला एटॉमिक मास, दूसरा एवरेज एटॉमिक मास, तीसरा मॉलिक्यूलर मास और चौथा अपना रहेगा फॉर्मूला मास। ठीक है, काहे को डिस्टर्ब मार रहे हो भाई, भागो यहाँ से। और उसके बाद अपना तीसरा मेन टॉपिक रहेगा मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। ठीक है, तो ये 3 मेन टॉपिक और 5 सब टॉपिक रहने वाले हैं, छोटे छोटे और बहुत ही यूजफुल। ये सब टर्म्स हैं जो कि हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, आज आते हैं फटाफट से अपनी एनसीईआरटी पर। शुरू करते हैं आज की रंगारंग कहानी। सबसे पहला टॉपिक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। Although the origin of the idea that matter is composed of small indivisible particles called atomio, meaning indivisible, dates back to the time of Democritus, a Greek philosopher, 460 to 370 BC। ठीक है, कह रहे हैं कि जो आइडिया एक आया था कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स, जिसको हम लोग आटोमियो कहते थे। आटोमियो पहले कहते थे जब ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस का समय था। मतलब डेमोक्रिटस ने जो अपनी फिलॉसफी दी थी तो उसमें हम लोग यही जाने थे कि जो मैटर होता है वो किससे कंपोज होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं उसके वो इनडिविजिबल होते हैं, उनको हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ऐसा डेमोक्रिटस साहब ने कहा था। इट अगेन स्टार्टेड emerging as a result of several experimental studies which led to the laws mentioned above। ठीक है, इसके बाद 1808 में डाल्टन साहब आते हैं और एटॉमिक थ्योरी पर अपने कुछ पोस्टुलेट्स देते हैं। In 1808, Dalton published a new system of chemical philosophy in which he proposed the following। उन्होंने यही कुछ पोस्टुलेट्स दिए। सबसे पहला, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स। वहां पर इंडिविजिबल पार्टिकल्स जिसको एटोमियो वो कह रहे थे, यहां पर इन्होंने कहा है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल मैटर एटम्स। जो मैटर होता है उसके अंदर कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, उनको हम और डिवाइड नहीं कर सकते और उनको तोड़ नहीं कर सकते। ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। कह रहे हैं एटम्स जो हमारे गिवन एलिमेंट है, जो हमें एलिमेंट दिया गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, इसके जो एलिमेंट हमको दिए हैं इसके अंदर जो एटम्स पाए जा रहे हैं सब आइडेंटिकल प्रॉपर्टी के होंगे। मतलब जितने भी एटम्स उसके अंदर होंगे, लिथियम एक एलिमेंट है, इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे सब के सब आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे दिखने वाले होंगे, आइडेंटिकल मास होगा उनका। ठीक है, तो ये चीजें इन्होंने कहा है। और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास,
और अगर एलिमेंट हमारा बदल गया तो एटम्स दोनों के अलग अलग दिखाई देंगे, अलग अलग उनका मास होगा। कंपाउंड्स क्या होता है जानते हो? जब एक या दो एलिमेंट मिल करके कुछ नया बनाते हैं, जैसे H2O, ठीक है, तो उसको कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। इसको तो अच्छे समझ लिए हैं कि कंपाउंड कब बनता है, जब दो एटम अलग अलग एलिमेंट के कंबाइन होते हैं फिक्स्ड रेशियो में, तब हमारा कंपाउंड नाम का एक बच्चा आता है। अगला फोर्थ, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, उनका फिर से स्ट्रक्चर बनता है। दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन में हमारा जो एटम्स है वो ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस क्या होता है, कुछ उनके फॉर्म चेंज हो जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज को तो एक्सप्लेन कर पाए कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, और अपने 3-4 पोस्टुलेट्स दिए। However, it could not explain the laws of gaseous volume. लेकिन गैस के टर्म में ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। यहाँ पर इनकी क्या है, ये ड्रॉबैक्स हैं। It could not provide the reason for combining of atoms. और एटम्स क्यों कंबाइन हो रहे हैं एक दूसरे से, क्या आफत आन पड़ी है कि एटम्स एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं, इसको भी डाल्टन शायद एक्सप्लेन करने में फेल हुए, which was answered later by other scientists। और इसको दूसरे साइंटिस्ट आए जो कि उन्होंने एक्सप्लेन बाद में किया। अब अपना आज का दूसरा टॉपिक, आई होप कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्लियर होगी। ठीक है, जो भी पोस्टुलेट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको लिख लेना, एक आध बार रिवाइज कर लेना तो दिमाग में फिट बैठ जाएगा। और जब भी टेस्ट हो तो एक बार बस अपनी नोट्स उठाओ और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देख लो कि क्या इनके पोस्टुलेट्स हैं, क्या इनकी ड्रॉबैक्स थी, क्या ये समझाने में विफल रहे। ठीक है, तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, नाम से ही क्लियर हो रहा है, एटम का मास और मॉलिक्यूल का मास। आफ्टर हैविंग सम आइडिया अबाउट द टर्म्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इट इज अप्रोप्रिएट हियर टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में कुछ जानकारियां हमें हो गई हैं, अब हम जानेंगे इनके बारे में और अच्छी तरीके से। एटॉमिक मास, the atomic mass or the mass of an atom is actually very small because atoms are extremely small। एटम का जो मास होता है बहुत ही कम होता है, क्योंकि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, एटम की जो बॉडी होती है वो भी बहुत ही छोटी होती है, एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। Today we have sophisticated techniques, example mass spectrometry, for determining the atomic mass fairly accurately। ध्यान रखना, हमारे पास क्या है, एक टेक्निक है मास स्पेक्ट्रोमेट्री नाम से। मास स्पेक्ट्रोमेट्री नाम से हमारे पास एक टेक्निक है। पूछा जा सकता है कि एटॉमिक मास हम कैसे जान पाते हैं, जब वो इतना स्मॉल है तो हम उसका मास कैसे जान पाते हैं। तो ये हमारे पास एक सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स है मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जिससे हम लोग एटॉमिक मास को लगभग समझ जाते हैं, ठीक है, कि क्या इसका मास है। But in the 19th century, scientists could determine the mass of one atom relative to another by experimental means, as he has been mentioned earlier। ठीक है, लेकिन 19th सेंचुरी की बात करें तो हम लोग क्या यूज करते थे, रिलेटिव मेथड यूज करते थे कि एक एटम दूसरे एटम से किस तरीके से रिलेटेड है तो उसका मास क्या होगा। ठीक है, 19th सेंचुरी में हम लोग ये चीजें यूज करते थे। Hydrogen, being the lightest atom, was arbitrarily assigned a mass of 1 without any units, and other elements were assigned masses relative to it। तो क्या किया गया कि हाइड्रोजन जो कि सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, तो उसको क्या कर दिया गया कि तुम्हारा मास क्या हुआ, 1 हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग 1 से ही होती है। ठीक है, कुछ मास होगा तो हम कह दिए तुम्हारा मास 1 होगा, यूनिट नहीं दिया, ना केजी, ना ग्राम, ना मिलीग्राम, ये नहीं दिया, बस कह दिया तुम्हारा मास क्या है, 1।
However, the present system of atomic mass is based on carbon 12 as the standard and has been agreed upon in 1961. लेकिन इस समय की बात करें तो हम हाइड्रोजन से कंपैरिजन नहीं करते, हम लोग किससे कंपैरिजन करते हैं? कार्बन 12 आइसोटोप से। ठीक है, पहले 19th सेंचुरी से पहले क्या चीजें चलती थी कि हाइड्रोजन का 1 मान दिया गया एटॉमिक मास और उससे रिलेट करके बाकी एलिमेंट्स का मास बताया जाता था। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट सिस्टम क्या है कि एटॉमिक मास इज बेस्ड ऑन कार्बन 12 एज अ स्टैंडर्ड एंड हैज बीन एग्रीड अपॉन इन 1961। 1961 में इस बात पर एग्री किया गया कि कार्बन 12 को हम लोग क्या लेंगे? स्टैंडर्ड लेंगे और इसके हिसाब से बाकी सभी के एटॉमिक मास को हम रिलेट करेंगे। Here carbon 12 is one of the isotope of carbon and can be represented as 12C। तो देखो आइसोटोप मीन्स क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम होना। आइसोटोप मतलब एटॉमिक नंबर सेम होना बट एटॉमिक मास डिफरेंट होना। तो कार्बन 12 कार्बन का एक प्रकार का आइसोटोप है, एटॉमिक मास डिफर है और एटॉमिक नंबर सेम है। In this system, 12C is assigned a mass of exactly 12 atomic mass unit। ठीक है, 12C क्या है? 12 atomic mass unit। एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में AMU लिखते हैं। ठीक है, AMU मीन्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। एंड masses of all other atoms are given relative to this standard। ठीक है, और 12C क्या है? कार्बन के 12 एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास, 12 एटम का मास है कार्बन के। ठीक है, और बाकी जितने एलिमेंट हैं सब इसी से कंपेयर, सब इसी से रिलेट करके बताए गए। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज, ये डेफिनेशन तुम्हारी बन जाएगी 1 AMU की। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, कह रहे हैं कि 1 AMU क्या होगा? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन। ठीक है, तो 1 AMU इक्वल्स टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन। ठीक है, ऐसे 1 AMU इक्वल्स टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन के जो 12th आइसोटोप है उसका जो मास है तो वो हमारा 1 AMU के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको याद रखना कि 1 AMU इक्वल्स टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। And 1 AMU equals to 1.66056 into 10 to power minus 24 ग्राम। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे तो इतना हमारा आ जाएगा। मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इतना हो गया। ठीक है, 1 AMU है ना, 1 एटॉमिक मास यूनिट है तो सबसे स्टार्ट हाइड्रोजन से ही होता है, तो उसी का हमारा ये मास हो गया हाइड्रोजन का। थस इन टर्म्स ऑफ 1 AMU द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, यदि हाइड्रोजन एटम के मास की बात करें तो इसी से डिवाइड हो जाएगा 1.6736 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 डिवाइडेड बाई 1.66056 इंटू 10 टू पावर माइनस 24, तो इसका आंसर 1.0080 एटॉमिक मास यूनिट आ गया। यूनिटरी मेथड का यूज किए हैं। ठीक है, कि 1 AMU इक्वल्स टू इतना है और मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन 1.6736 है। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ AMU द मास ऑफ हाइड्रोजन का मास क्या होगा? ठीक है, तो 1.67 से डिवाइड कर दिए 1.66 को, तो हमारा आंसर लगभग 1 आ गया है। इसको हम लोग अभी तो यहाँ पे लिख रहे हैं 1.0080 एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन आगे हम लोग क्या यूज करेंगे? हाइड्रोजन का मास 1 यूज करेंगे। ठीक है, होल नंबर में लेते हैं तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। सिमिलरली द मास ऑफ ऑक्सीजन 16। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो ऑक्सीजन का होता है वो 8 होता है। ठीक है, और एटॉमिक मास लगभग दुगना होता है तो 16, यहाँ पे 15.995 एटॉमिक मास यूनिट लिखा हुआ है।
At present, atomic mass unit has been replaced by U, which is known as unified mass. अब आज के समय में एटॉमिक मास यूनिट का यूज कम किया जाता है, अब सीधे यू का यूज करते हैं। AMU कौन लिखे इतना बड़ा, सीधे यू लिख दो, यू फॉर यूनिफाइड मास। ठीक है। When we use atomic mass of element in calculations, we actually use average atomic mass of element which are explained below. कह रहे हैं एटॉमिक मास यूनिट हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, एटॉमिक मास का जनरली यूज नहीं होता है, हम यूज क्या करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास, क्योंकि हम स्पीड या फिर वेलोसिटी का यूज नहीं करते हैं, हम लोग क्या यूज करते हैं, एवरेज स्पीड। ठीक है, हमारी गाड़ी कभी 50 की स्पीड, कभी 20 की स्पीड, कभी 60 की स्पीड, कभी 80 की स्पीड चलती है, लेकिन यदि हमसे पूछा जाएगा तुम्हारी स्पीड क्या थी आने की, तो हम उसको एवरेज स्पीड बताएंगे। ठीक है, ये नहीं कि हम एक्सट्रीम वैल्यू बताएंगे कि हम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आए थे या हम 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहे हैं, हम क्या बताएंगे, बीच की वैल्यू बताएंगे, एवरेज बताएंगे। तो एवरेज का ही इस्तेमाल हर जगह होता है, वैसे ही यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास का यूज हो रहा है। Many naturally occurring element exist as more than one isotope. कह रहे हैं जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं ज्यादातर उनके एक आइसोटोप से ज्यादा होते हैं। आइसोटोप मीन्स एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास डिफर करता है। When we take into account the existence of these isotopes and their relative abundance, percent occurrence, the average atomic mass of that element can be computed. तो इस तरीके से एवरेज एटॉमिक मास निकल जाता है। कैसे निकलता है, When we take into account the existence of these isotopes, मतलब उनके कितने आइसोटोप्स हैं, and their relative abundance, और एक दूसरे से वो किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं, मतलब जितने भी आइसोटोप उनके हैं, कितना उनका परसेंट अकरेंस है हर आइसोटोप में। ठीक है, तो इस तरीके से एवरेज एटॉमिक मास निकलता है। थोड़ा सा डेफिनेशन तुमको कंफ्यूज कर सकती है, लेकिन डेफिनेशन पर उतना फोकस नहीं करना है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कॉमन तुमको मिलती चलेंगी। क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो लगेगा अरे यार यहाँ तो इतना टफ लिखा हुआ था, लेकिन है बहुत ही मजेदार चीज। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन हैज द फॉलोइंग 3 आइसोटोप्स विद रिलेटिव अबेंडेंसेस एंड मासेस एज शोन अगेंस्ट ईच ऑफ देम। अब जैसे यहाँ पे कार्बन के 3 आइसोटोप दिए हैं, रिलेटिव अबेंडेंस दिया, जैसे 12C हो गया, 13C हो गया, या 14C हो गया। ठीक है, ये 12C है, मतलब ये इस कार्बन का जो मास है वो 12 है, इस कार्बन का मास 13 है, इस कार्बन का मास 14 है, और ओवरऑल इनका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 ही है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। रिलेटिव अबेंडेंस 98 दिखा रहा है, और ये वाले में 1.108, ये वाले में 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -10। एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 12, 13, 14। ठीक, फ्रॉम द अबव डाटा, तो ये अलग अलग आइसोटोप, कार्बन के अलग अलग आइसोटोप के अलग अलग क्या आया, एटॉमिक मास आया है। हमें किससे काम है, एवरेज से काम है, तो हम इनको ऐड करके डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे। ठीक, तो 0.9892 मल्टीप्लाइड बाई 12 यूनिट, ये सब किए हैं, सबको ऐड ऑन किए तो जाकर के इनका कितना आ गया है, 12.011 यूनिट। और इसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हमसे पूछा जाता है कार्बन का क्या मास होता है, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, तो सीधे हम लोग बताते हैं 12 होता है। ठीक है, 12 होता है। तो आज तुम एक काम करना कि तुम्हारे बुक में ही पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है। ठीक है, बुक में खोजोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें पीरियोडिक टेबल मिलेगा। तो स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स जो हैं तुम्हारे, स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स जो हैं उनका एटॉमिक नंबर अपनी कॉपी में लिख लेना और एटॉमिक मास लिख लेना और याद कर लेना। ठीक है, 20 याद करो, और भी याद कराएंगे, लेकिन स्टार्ट 20 से करो, धीरे धीरे करके पूरे पीरियोडिक टेबल याद करते हैं। Similarly, average atomic mass for other elements can be calculated in the periodic table of elements. The atomic mass mentioned for different elements actually represent their average atomic mass. तो periodic table में जो atomic mass हमको दिखता है वो असलियत में average atomic mass होता है। ठीक है, तो कैलकुलेट करना average atomic mass अलग अलग एटम्स का, वो सब अभी का विषय नहीं है। अभी का विषय
सिर्फ और सिर्फ ये जान लेना कि किस तरीके से जो हम एटॉमिक मास की बात करते हैं वो असल में एवरेज एटॉमिक मास है और उसकी वैल्यू हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, जब पीएचडी वगैरह करोगे, जब ठीक है जब हायर एजुकेशन लोगे केमिस्ट्री में, तब तुम्हें इन सब चीज़ों को जानने की जरूरत पड़ेगी कि आखिर हम कार्बन का कैसे एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, कैसे हम फ्लोरीन का एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, तो वो तब की बात रहेगी। अभी सिर्फ रट करके काम बनाओ अपना। मॉलिक्यूलर मास अगला टॉपिक अपना तीसरा जो सब टॉपिक है। मॉलिक्यूलर मास, वो एटॉमिक मास था तो एटम का मास था, ये मॉलिक्यूलर मास है तो मॉलिक्यूल्स का मास होगा। मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उनका ओवरऑल मास बता दो तो वही मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। It is obtained by multiplying the atomic mass of each element by the number of its atoms and adding them together। ठीक है, क्या करना है, जैसे CH4 है, CH4 मीथेन अपना है, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12.011 यूनिट होता है। हाइड्रोजन का 1.008 होता है। ठीक है, अभी तो ऐसा लिखे हैं, लेकिन हमको जाते जाते जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसको सिर्फ और सिर्फ 12 लिखेंगे, इसको सिर्फ 1 लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट में नहीं आएगा। तो इस तरीके से, क्योंकि अभी शुरुआत है तो इस वजह से पूरा लिखवा रहे हैं लोग। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन की बात करेंगे, CH4 की बात करेंगे, तो कार्बन एटम का एटॉमिक मास बता दो, हाइड्रोजन का बता दो। हाइड्रोजन 4 एटम यहाँ पर हैं तो 400 से मल्टीप्लाई कर दो, तो CH4 मीथेन का जो मॉलिक्यूलर मास, ये मॉलिक्यूल्स हो गए क्योंकि 2-3 लोग मिल रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 16.043 यूनिफाइड मास आ गया, U फॉर यूनिफाइड मास। फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन विच कंटेन्स 1 कार्बन एटम्स एंड 4 तो इस तरीके से निकल गया है। सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O, तो हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटम है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.008 कर देंगे, ये देखो। प्लस ऑक्सीजन का हमारा 16 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 16 होता है, लगभग दुगना होता है। 20 तक तुम्हें कुछ इसी तरीके से रिलेशन देखने को मिलेगा कि एटॉमिक नंबर यदि तुम्हारा 2 है तो एटॉमिक मास तुम्हारा 4 होगा, एटॉमिक नंबर अगर 3 है तो एटॉमिक मास तुम्हारा 6 होगा। इस तरीके से कुछ में एक्सेप्शन रहेगा तो उसको याद कर लेना। तो इस तरीके से 18.02 यूनिट यूनिफाइड मास हमारा क्या आ गया है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। ठीक, क्लियर है मॉलिक्यूलर मास, कोई दिक्कत नहीं भाई, जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उसमें उतने का देख लो। एटॉमिक मास कहां से मिलेगा वो याद करना पड़ेगा भाई। ठीक है, इसीलिए प्लीज तुम्हें कह रहे हैं याद करो पहले। अगला है फॉर्मूला मास। Some substances such as sodium chloride do not contain discrete molecules as their constituent units. In such compounds, positive and negative entities are arranged in a 3-dimensional structures as shown in figure 1.10. देखो फॉर्मूला मास अधिकतर उनका निकलता है जिसमें आयंस वगैरह रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस रहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस नहीं रहेंगे, न्यूट्रल रहेगा, तब तो उसका तुम मॉलिक्यूलर मास निकाल दोगे। ध्यान रखना, दोनों का निकालने का तरीका एक ही है, गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। फॉर्मूला मास जिस तरीके से मॉलिक्यूलर मास निकाले कि जितने भी एटम्स थे उनका अलग अलग मास निकाल के ऐड ऑन कर दे तो मॉलिक्यूलर मास निकल गया, उसी तरीके से फॉर्मूला मास भी है कि जितने इसमें तुम्हें आयंस दिखेंगे, जैसे Na+ है तो सोडियम का क्या तुम्हारा एटॉमिक मास होता है वो रख दो। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्लोरीन है, क्लोरीन का क्या एटॉमिक मास होता है वो रख दो, दोनों को ऐड कर दो, काम खत्म हो जाएगा। तो याद रखना फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास यदि सॉल्व करने के तरीके से देखेंगे तो सेम है, लेकिन जो तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास है वो न्यूट्रल चीजों का होता है और फॉर्मूला मास में तुम्हारे आयंस रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस वगैरह रहते हैं। ठीक, एक ऐसे अरेंज होते हैं तो 3D स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। इट मे बी नोटेड that in sodium chloride 1 Na+ ion is surrounded by 6 Cl- ion and vice versa। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो सोडियम क्लोराइड में Na+ आयन होता है वो 6 Cl- से घिरा रहता है, 6 क्लोरीन उसके अगल बगल लगे रहते हैं। The formula such as NaCl is used to calculate the formula mass instead of molecular mass as in the solid state sodium chloride does not exist as a single entity। क्या कह रहे हैं, the formula such as NaCl is used to calculate the formula mass। ठीक है, NaCl का हम क्या निकालेंगे, फॉर्मूला मास निकालेंगे, क्योंकि ये क्या है, आयंस हैं, इसमें क्या है, आयंस वगैरह हैं।
ठीक है। और सॉलिड स्टेट में सोडियम क्लोराइड सिंगल एंटिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, मतलब इसके मल्टीपल एंटिटी रहते हैं, मल्टीपल रूप रहते हैं सॉलिड्स में। Thus the formula mass of sodium chloride is atomic mass of sodium, सोडियम का एटॉमिक मास और एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, वही हुआ ना जो मॉलिक्यूलर मास में हमने फॉर्मूला यूज किया था वही इसमें किया था, बस थोड़ा सा फर्क था, इसमें आयंस वगैरह रहते हैं। अब देखो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, तो एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 होता है, एटॉमिक मास 23 होता है। एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35, ये एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17 होता है, तो 17 का लगभग दुगना 35.5 यूनिट, तो इसको क्या कर दिए हैं, दोनों को ऐड कर दिए तो हमारा 58.5 यूनिफाइड मास आ गया है, ठीक है। तो जिस तरीके से हम लोग सॉल्व किए थे मॉलिक्यूलर मास, उसी तरीके से फॉर्मूला मास है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। इसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज निकालना है, C6H12O6, तो कार्बन के 6 एटम हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम है, ऑक्सीजन के 6 एटम है, तो इनका एटॉमिक मास पता होगा, एक का एटॉमिक मास पता हो तो मल्टीप्लाई वगैरह करके हम आंसर ला देंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना प्रॉब्लम 1.1 अपने कॉपी में। अब आज का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेस। अब यहां से शुरुआत हो रही है, जो हम सोल्यूशन, जो हम लोग क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे उसमें मोल कॉन्सेप्ट का बहुत ही यूज होगा, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। मोल को तुम पढ़े हुए हो, थोड़ा बहुत इसके बारे में जाने हुए हो, नाम तो जानते ही हो। जब हम एसआई यूनिट्स की बात कर रहे थे, 7 बेस यूनिट्स की बात कर रहे थे, तब हमने मोल का यूज किया था कि जब हमें सब्सटेंस का अमाउंट दिखाना पड़ता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना सब्सटेंस का अमाउंट है, तो उसको हम लोग मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, MOLE, और उसका सिंबल MOL होता है, ठीक है। तो उसी चीज के बारे में है। Atoms and molecules are extremely small in size and their numbers in even a small amount of any substance is really very large। तो कह रहे हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो साइज में बहुत ही छोटे हैं, और उनके जो नंबर्स हैं इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, मतलब जो हमारा मान लो छोटा सा एक क्या है, एटम्स है, एटम्स बहुत ही छोटा सा होगा, उसके अंदर जो सब्सटेंस है, उसके अंदर जो मैटर है वो बहुत ही बड़ा है, इज वेरी लार्ज। कह रहा है ना इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी एटम को तुम लोगे तो उसके अंदर इनडिविजिबल पार्टिकल्स है, मतलब बहुत सारे भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तभी तो हम उसको और तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं। टू हैंडल सच लार्ज नंबर्स अ यूनिट ऑफ कन्वीनियंट मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड। तो ऐसे लार्ज नंबर्स के लिए भाई उसके अंदर क्या है, बहुत ही लार्ज पार्टिकल्स हैं, एक एटम के अंदर बहुत ही इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए हमें एक अच्छी खासी यूनिट चाहिए। जस्ट एज वी डिनोट 1 डजन फॉर 12 आइटम्स, score for 20 items, gross for 144 items, we use the idea of mole to count entities at the microscopic level, that is atoms, molecules, particles, electrons, ions, etc। कह रहे हैं जिस तरीके से हम लोग 12 आइटम्स को डजन दिखाते हैं, 20 आइटम्स को स्कोर कहते हैं, और ग्रॉस 144 आइटम्स को ग्रॉस कहते हैं, उसी तरीके से इसके लिए भी एक यूनिट निकाली गई जिसको हम लोग मोल कहने लगे। In SI system, mole was introduced as 7th base quantity for the amount of substance। Amount of substance के लिए एक बेसिक यूनिट लगाई गई मोल, और सिंबल क्या है उसका, MOL, ठीक है। The mole symbol is the SI unit of amount of substance। 1 mole contains exactly 6.022140076 into 10 to power 23, ठीक है। ये याद रखना, ये 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में इतने ही तुम्हारे एंटिटीज होंगी, इतने ही तुम्हारे पार्टिकल्स होंगे, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, और इसी को अवोगाड्रो नंबर भी कहेंगे, अभी आगे बताया गया है। दिस नंबर इज द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एवोगाड्रो कांस्टेंट Na, एवोगाड्रो कांस्टेंट Na, और इसकी वैल्यू क्या है तुम्हारी 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, माइनस 23 नहीं 20। When expressed in the unit mole inverse and is called the Avogadro number।
इसी को एवोगैड्रो नंबर भी कहा गया है। ठीक भाई, कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन के एटम्स रहेंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सिंबल N ऑफ सिस्टम is a measure of the number of specified elementary entities. An elementary entity may be an atom, a molecule, an ion, an electron, any other particle or specified group of particles. कह रहे हैं कि वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी एंटिटी हो सकती है, वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वो पार्टिकल हो सकता है, वो ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है। मतलब 1 मोल ऑफ एटम भी हो सकता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 1 मोल की वैल्यू डिफाइन कर दी। यदि कहा गया कि 1 मोल ऑफ एटम्स, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब वो वैल्यू फिक्स रहेगी तुम्हारी, भले एंटिटीज कोई भी रहे, भले एंटिटीज कोई भी रहे। जैसे हम कहेंगे 1 मोल ऑफ बनाना में कितने बनाना होंगे, 1 मोल ऑफ बनाना में कितने बनाना होंगे, तो कहोगे 6.022 इंटू 10⁻23 बनाना। 1 मोल ऑफ पेन में कितने पेन होंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23 पेन्स। यही बात हम कह रहे हैं। ठीक। It may be emphasized that the mole of substance always contains the same number of entities, no matter what the substance may be. In order to determine this number precisely, the mass of carbon 12 atom was determined by a mass spectrometer and found to be equal to this number. Knowing that 1 mole of carbon weighs 12 gram, the number of atom in it is equal to 6.022 इंटू 10⁻23। सब वही फर्जी चीज लिखी, कोई बात नहीं है। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज कर रहे हैं वही मास जानने के लिए, और 6.022 यही चीजें फिर से रिपीट किए हैं यहाँ पे। ठीक है, दिस नंबर ऑफ एंटिटीज इन 1 मोल इज सो इंपॉर्टेंट दैट इट इज गिवन अ सेपरेट नेम एंड सिंबल, इट इज नोन एज एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो इसी को एवोगैड्रो कांस्टेंट भी कह रहे हैं। एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। और एवोगैड्रो नंबर, उसी को एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, Na से डिफाइन करते हैं इन ऑनर ऑफ अमीडो एवोगैड्रो। टू अप्रिशिएट द लार्जनेस ऑफ दिस नंबर, लेट अस राइट इट विद ऑल जीरोस विदाउट यूजिंग एनी पावर्स ऑफ 10। तो इस तरीके से यूज कर दी, जो 10⁻23 है उतने जीरोस वगैरह लगा दिए हैं। Hence, so many entities, atoms, molecules, or any other particle constitute 1 mole of particular substance. We can therefore say that 1 mole of hydrogen atoms, 1 mole of hydrogen atoms में कितने होंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। 1 mole of water molecules में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। हम यही आशा कर रहे हैं, ये समझ रहे होगे तुम कि कोई भी एंटिटी ले लो, कुछ भी ले लो, केला, सेब, संतरा, कुछ भी ले लो, लेकिन तुम्हारी एवोगैड्रो कांस्टेंट वही रहेगा। उसके बाद केला, सेब, संतरा लिख दो। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला यूनिट मास से निकलता है, तो वो भी 6.022 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। Having defined the mole, it is easier to know the mass of 1 mole of substance or the constituent entities. तो मोल को डिफाइन करने के बाद 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का क्या मास होता है, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, द मास ऑफ 1 मोल, द मास ऑफ, डेफिनेशन को लिख लेना, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। ठीक है, 1 मोल का कोई सब्सटेंस हो और उसका मास हम लोग ग्राम्स में निकाल दें, ग्राम्स यूनिट में निकाल दें, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर मास। ठीक है, 1 मोल ऑफ एटम्स, 1 मोल ऑफ एंटिटीज, कोई भी एंटिटीज हो, उसका हम मास ग्राम्स में निकाल दें, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर मास। ये पूछा जाता है डेफिनेशन ऑफ मोलर मास, तो ये डेफिनेशन उठा करके लिख देना कि जब 1 मोल ऑफ एनी एंटिटीज, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को हम ग्राम्स में चेंज करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर मास। द मोलर मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इन यूनिफाइड मास। मोलर मास ऑफ वाटर
मोलर मास ऑफ वाटर की बात करेंगे तो H2O, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यही तो आएगा अपना 18.02 ग्राम पर मोल। मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो उसका हम लोग ये सोडियम क्लोराइड का कैसे निकलेगा, पहले अपने सोडियम का पता होना चाहिए कि उसका क्या एटॉमिक मास है, ठीक है, और उसके बाद पता होना चाहिए क्लोरीन का क्या है, ठीक। उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे, पर मोल कर दिए गए, ग्राम पर मोल, तो 58.5 आ जाएगा। यहाँ पर देखो कि ये तो है ना NaCl ये 58.5 उसी तरीके से किए, बस ला करके यूनिट वगैरह को चेंज कर दिए, ग्राम पर मोल हो गया है, ठीक। तो इस तरीके से आज का जो डिसाइडेड टॉपिक था वो यहाँ पर ख़त्म होता है। और एक बार रीडिंग जरूर कर लेना, क्योंकि रीडिंग करने से बहुत सी चीज़ें हैं जो हम पढ़ाते समय पढ़ाए हैं वो क्लियर नहीं हुए, तो रीडिंग करोगे, आगे पीछे का मैटर देखोगे, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लेना अपनी कॉपी में, कहीं भी कोई दिक्कत हो आज तक जितना पढ़ाए हैं तो उसको पूछ लेना, बाकी मज़े से पढ़ाई करते रहो। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।